नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और स्वागत करता हूं आप सभी का मैया पाठशाला स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि अभी तक अपन अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर सॉल्व्स आपके अन्य विषयों के हो चुके हैं, इसीलिए मेरा नंबर सबसे लास्ट में आया है। आपके मैथमेटिक्स का, हिस्ट्री का, सोशल जो आपके सामाजिक विज्ञान है उन सब का, और इंग्लिश का, इन सब का हो चुका है। तो मैंने अपना नंबर लास्ट में लेना सही समझा, तो इसीलिए अब अपन साइंस का जो पेपर है आपका उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मेरे अनुसार मैं आपको किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना चाहिए और किस प्रकार अपने पेपर को सॉल्व करना चाहिए, उसके लिए मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर लेके आया हूं। जैसे मैं आपको बताऊं आप उसी तरीके से उस पेपर को अप्रोच करना। मैं आपको इस चीज की श्योरिटी देता हूं कि आपको नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। पूरे में से पूरे का मतलब ये हो गया, जो आप मेहनत करोगे उसका 90% तक आपको नंबर मिल जाएंगे। पूरे में से पूरे किसी के नहीं आते हैं, परंतु अगर आप प्रयास करोगे तो वो भी दूर नहीं है। तो आपके 90% से ऊपर अंक आने का साइंस के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर जो आज की वीडियो आपने अच्छे से देखी और क्वेश्चंस को इसी तरीके से अप्रोच किया और उतना ही लिखा जितना सफिशिएंट काम का है हमारे, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपकी जो ईयरली की तैयारी है, बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी है, वो भी बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ किए हुए स्टार्ट करता हूं मैं पेपर। आपको इस स्क्रीन पे 3 पेपर शो हो रहे हैं। ये मॉडल पेपर है, पूरा पेपर है आपका, और आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है जैसे मैं आपको बताऊं। तो पेपर, फर्स्ट पेपर जो है आपका, पहला जो पोर्शन है वो आपके बीच वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको ये निर्देश वगैरह सब आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। निर्देश वगैरह में आप आराम से कर सकते हो, वो तो पढ़ने ही है अपन को निर्देश वगैरह तो। लेकिन मैं आता हूं सबसे पहले क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प कोष्ठक में लिखिए। आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, आपको इनमें से छांटना है कौन सा सही है। तो क्वेश्चन दे रखा है, सीता के घर पर नमकीन लंबे समय तक रखी रही। सीता की मां कहती है कि अब यह नमकीन उपयोग में लाने लायक नहीं रही, क्यों? चलिए, क्वेश्चन पूछा है कि सीता एक महिला है, उसके घर पर नमकीन बहुत लंबे समय से पड़ी रही, पर कुछ समय बाद सीता की माँ जो है वो कहती है कि भाई ये नमकीन अब खाने लायक आपके नहीं रही। तो आप इससे क्या कहना चाहोगे? अगर मैं बात करूं इस चीज की, तो आप इससे क्या कहना चाहोगे? तो क्या समझोगे इस बात से आप? अगर सीता की मैं बात करूं और क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि भाई सीता की माँ कह रही है कि भाई अब ये नमकीन खाने लायक नहीं रही, तो मैं आपको एक देसी उदाहरण देता हूं इसका, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे इस चीज को। आपने अगर देखा हो तो अपने घर में अगर आपकी बड़ी सिस्टर या बड़ा भाई कोई हो, थोड़ा सा माइक में दिक्कत आ रही है तो मैं इसको ठीक कर लेता हूं। हाँ, अब ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई बड़ा चिप्स का पैकेट लेके आए, आपका कोई बड़ा भाई बड़ी बहन आपका चिप्स का पैकेट लेके आए, तो आप देखना, है ना, कईयों की आदत होती है खुद खा लिया, और थोड़ा सा छोटे भाई ने छोटी बहन ने मांगा तो उसको बोला बग जाए, ऐसे नहीं दूंगा, है ना, या नहीं दूंगी, और उसमें से खाया खुद ने थोड़ा ही है और पूरा बचा हुआ है उसको एक टंकी में डाल के रख दिया। अब भूल गए मान लो उसको डाल के, कल याद नहीं आया, परसों याद नहीं आया, दिवाली आई, दिवाली को सफाइयाँ हुई घर के अंदर, और फिर वो चिप्स का पैकेट निकला, और जैसे उस चिप्स के पैकेट को खोला उसमें से आए बहुत बुरी बदबू, है ना, बहुत बुरी बदबू आई उसके अंदर से, यानी, और उसके ऊपर फफूंदी सी जम गई। क्या उसको खा सकते होगे आप? नहीं खा सकते। तो उसको क्या करना पड़ता है? फेंकना पड़ता है ना। ना तो उस टाबर के आते ही ना खुद के आते हैं, उसको फेंकना ही पड़ता है। लेकिन वो हुआ क्या है, ऐसा क्या हुआ है उस चिप्स के अंदर? तो ध्यान रखना, मेरी बात समझना, इस बात को क्या हुआ है, क्या हुआ है उस चिप्स के अंदर। वो जो चिप्स है, उस चिप्स ने वायु के साथ क्रिया कर ली। किसके साथ क्रिया कर ली? वायु के साथ। यानी चिप्स ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली। किसके साथ क्रिया कर ली दोस्तों? चिप्स ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली, और उसके अंदर एक प्रक्रिया हो गई, उसको कहते हैं विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, है ना। विकृत गंधिता नामक एक केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रिया हो गई। इस चिप्स ने ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधिता कर ली। विकृत गंधिता नामक अभिक्रिया इसके अंदर हो गई। एक घटना है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी चीज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खाद्य पदार्थ अपने ऊपर परत बना लेते हैं, और उससे वो क्या होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है। ठीक है, और उसी के कारण उसके अंदर क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। इसलिए आपने देखा होगा चिप्स के पैकेटों के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो अक्रिय होती है, यानी वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करने देती, और चिप्स के पैकेटों को बंद करके रखा जाता है। ठीक है, तो ये उसी का कारण है। तो ध्यान रखना, चिप्स
चिप्स किसके साथ क्रिया कर लेती है? ऑक्सीजन। और कोई भी तत्व जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, उस अभिक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या इसी को कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। तो इसका मतलब चिप्स ने कौन सी अभिक्रिया कर ली? चिप्स ने उपचयन अभिक्रिया कर ली, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोस्तों कर ली। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीता के घर पर नमकीन का क्या हो गया है? उपचयन हो गया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आंसर नंबर 1 हो जाएगा आपका उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आपके पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, है ना, ऑप्शन नंबर 1। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, अपचयन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको दोस्तों क्या करना है? लिखना है। चलिए दूसरा, क्षारीय पदार्थों की पीएच का मान कितना होता है? आप सभी को पता होना चाहिए, पीएच एक स्केल होती है, उसमें पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या मतलब होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच एक स्केल होती है, उसमें पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की क्षमता। और इस स्केल के अंदर 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 0 से लेकर 14 तक। और बीच में होता है 7, है ना। 7 से नीचे नीचे वाले होते हैं अम्ल, 7 से नीचे नीचे वाले क्या होते हैं? अम्ल। और 7 से 14 तक क्या होते हैं? क्षार होते हैं। 7 से 14 तक क्या होते हैं? क्षार। और 7 वाला क्या कहलाता है? 7 वाला सर कहलाता है उदासीन, यानी न्यूट्रल। तो इस प्रकार से पीएच स्केल होती है, 7 से नीचे वाले अम्ल, 7 से ऊपर वाले क्षार, और 7 वाले क्या होते हैं? उदासीन। तो कहने का मतलब क्षार की पीएच कितनी हो जाएगी? क्षार की पीएच हो जाएगी 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो कितना हो जाएगा? सी। तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? तो आप सभी ने सुना होगा जंग की प्रक्रिया, लोहे में जंग लगता है, आपने सुना होगा। और उससे बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। किसकी परत चढ़ा दी जाती है? जिंक की परत, जिसको कहते हैं यशद लेपन या गैल्वेनीकरण। आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर अपन लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है यशद लेपन। क्या कहा जाता है दोस्तों? यशद लेपन, या इसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। अंग्रेजी में यशद गैल्वेनाइजेशन और हिंदी में कहा जाता है यशद लेपन। तो ध्यान रखना, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? यशद लेपन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपके पास ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को कहते हैं। मैंने आपको अभी अभी कहा है कुछ पदार्थों, देखो कुछ पदार्थों को में क्या क्वेश्चन क्या है? कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है ना। कुछ पदार्थों के अंदर अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, तो उनको क्या कहा जाता है? तो ध्यान से सुनना मेरी बात। जो पदार्थ ऑक्सीजन देते हैं, दो अभिक्रियाएं होती है, आप सभी को पता होना चाहिए, दो अभिक्रियाएं होती है। एक अभिक्रिया होती है उपचयन, या जिसको ऑक्सीकरण कहते हैं, और एक अभिक्रिया होती है अपचयन, जिसको रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है? जुड़ाव, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपचयन कहलाती है। और ऐसे पदार्थों को जो ऑक्सीजन का जुड़ाव करते हैं उनको कहा जाता है अपचायक। क्या कहा जाता है? अपचायक। ध्यान रखना, है ना, उनको क्या कहा जाता है? अपचायक। क्या कहा जाता है? अपचायक। उल्टा है, जिनका उपचयन होता है उनको क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। और जिनमें से ऑक्सीजन निकलती है, जिनमें से ऑक्सीजन निकलती है, या अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है। किसका जुड़ाव होता है? हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है।
ठीक है, और इसके अंदर अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन निकलता है। हाइड्रोजन क्या करती है? निकलती है, ठीक है। तो अपचयन वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन निकलती है, और उपचयन वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। तो अपचयन में ऑक्सीजन निकलती है, निकल जाती है, और जिनका अपचयन होता है उन पदार्थों को कहा जाता है ऑक्सीकारक। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑक्सीकारक। उल्टा है, ध्यान रखना। आपको ध्यान रखेगा, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि जिन अभिक्रियाओं का जिनका ऑक्सीकरण होता है उनको ऑक्सीकारक कहते हैं, नहीं। जिनका अपचयन होता है उनको ऑक्सीकारक कहते हैं। और अपचयन में हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो अपचयन वाले पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं, और ऑक्सीकारक ऑक्सीजन को निकालते हैं, यानी दे देते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन देने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं, है ना। ऑक्सीजन देने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप सभी को पता है, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा शरीर से अपशिष्ट को क्या निकाला जाता है? बाहर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्सर्जन। क्या कहलाती है? उत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर ए, पांचवे का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये मैं पहले क्वेश्चन के ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। किसके क्वेश्चन की बात कर रहा हूं? फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की बात की अपन ने। अब देखते हैं आगे। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का एक सूत्र दिया जाता है। आप सभी को पता है, किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके द्वारा दी जाती है? कोश में, किसी भी कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा बताए जाते हैं? तो कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बताए जाते हैं किसके द्वारा? बताओ। 2n स्क्वायर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, n यहाँ पे क्या है? कोश की संख्या है, ठीक है। 2n स्क्वायर के द्वारा दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो छठे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेवंथ है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है? तो आप सभी को पता है, तंत्रिका तंत्र किसके द्वारा बनता है? तंत्रिका कोशिका के द्वारा। और तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। तो तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका कहलाती है तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है मित्रों? तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है न्यूरॉन। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। तो तंत्रिका कोशिका को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। तो सातवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सातवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है आठवां। ब्रायोफाइलम की पत्ती द्वारा नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। पत्ती द्वारा इस प्रकार नव पादप उत्पन्न करने की विधि है। तो आप सभी को पता होता है, ब्रायोफाइलम की पत्तियां जो होती है वो अपने आप में एक जड़ के समान कार्य करती है, और नए नए पौधे उससे, नए नए पत्तियां उससे उत्पन्न होती जाती है। और इस विधि को कायिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायिक जनन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कायिक जनन। क्या हो जाएगा? कायिक जनन। तो आठवें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कायिक जनन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करने हैं अपन को क्वेश्चन, एग्जाम्स की तरीके से करने हैं अपन को, कि अपन एग्जाम लिख रहे हैं, अभी ज्यादा समझने का मौका नहीं है अपने पास। तो वे लक्षण जो अपने जीवन काल में अर्जित करता है कहलाते हैं। देखो, एक तो होते हैं जन्मजात, उनको आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। एक जो व्यक्ति जन्म के बाद ज्ञात लेता है उसको उपार्जित लक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपार्जित लक्षण, जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। तो 9th का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीडली इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अपन एग्जाम कर रहे हैं, माहौल ऐसा होना चाहिए, अपन एग्जाम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण। आप सभी को पता होता है, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 10th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 10th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोलीय दर्पण आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाती है? लेंस क्षमता कहलाती है। तो P बराबर 1/f इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 9th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लेंस क्षमता का 11th का ऑप्शन नंबर बी। फोकस लेंस क्षमता होती है 1/f, यानी फोकस दूरी का उल्टा। आगे देखिए दोस्तों, अगला है
पोषी स्तरों में उत्पादक स्तर है ना। पोषी स्तर में उत्पादक स्तर कौन सा, उत्पाद आपको पता है खाद्य श्रृंखला के अंदर फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं, और उसमें उत्पादक स्तर क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको प्रोडक्टिव लेयर कहते हैं, और प्रोडक्टिव लेयर किसी भी खाद्य श्रृंखला में सबसे प्रथम स्तर होता है जो अपने घास से स्टार्ट होता है ना। तो आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर क्या दिखेगा आपको, हरे पौधे, मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव, सर्वाहारी जीव। तो पौधों से ही कहानी स्टार्ट होती है। हरे पौधे क्या कहलाएंगे, पोषी स्तर का उत्पादक स्तर कहलाएंगे। प्रथम उत्पादक वो है, उपभोक्ता फिर होते हैं उसके शाकाहारी जीव, है ना, शाकाहारी जीव उसके उपभोक्ता हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हरे पौधे। तो 12th का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हरे पौधे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ए होना चाहिए, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 12th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न मेरे हिसाब से समाप्त हो चुका है। ठीक है, 12 क्वेश्चन इसके अंदर थे। हाँ जी, 12 क्वेश्चन आपके इसके अंदर थे पहले से, फर्स्ट एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन थे। तो आपको इतना ही करना है, सिर्फ ऑप्शंस लिखना है इसके, जैसा कि आपको एग्जाम में दे रखा है, पेपर में दे रखा है कि आपको इसके विकल्प सही करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा पूरा होता है, 12 नंबर आपके पूरे हो चुके हैं यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 में आपको रिक्त स्थान की केवल क्या करनी है, पूर्ति। 1 वर्ड लिखना है सिर्फ, और कुछ ज्यादा बकवास नहीं लिखनी है, ओनली 1 वर्ड लिखना है। पहला क्वेश्चन है सेकंड का, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है। आप सभी को पता है रासायनिक समीकरणों को संतुलित अपन बिल्कुल अंदाजे से करते हैं, तुक्के से करते हैं, और जो विधि अंदाजे से तुक्के से की जाती है उसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। तो अपन पूरा लिखना है अपन को। ये सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, मैं लिख दिया है सेकंड, और उसका पहला, और उसके अंदर आपको लिखना है हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। तो हिट एंड ट्रायल विधि पहला आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए, सेकंड है, लिटमस विलियन सूचक की तरह उपयोग किया जाता है जो थैलाफाइटा समूह के किस पौधे से निकाला जाता है। आप सभी को पता है लिटमस पेपर जो अम्ल और क्षार के अंदर काम में आता है, लिटमस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो तो इंडिकेटर की तरह काम करता है, और वो लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। ब्रायोफाइट थैलोफाइटा का होता है लाइकेन, है ना, जिसको लीचेन भी बोलते हो आप। तो लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। तो ध्यान रखना, सेकंड हो जाएगा आपके पास, लीचेन बोलते हैं जिसको, यार लाइकेन हिंदी में लीचेन बोला जाता है वैसे, है ना, लीचेन, है ना, लाइकेन समूह का पौधा होता है। तो अपन को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, धात्विक अभिलक्षण समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। देखिए, आवर्त सारणी में अगर अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ता जाएगा। आकार बढ़ने से क्या होगा, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति को धातु कहते हैं अपन, धात्विक प्रवृत्ति कहते हैं। तो धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके पास, बढ़ती जाएगी। क्या जाएगी दोस्तों, बढ़ती जाएगी। तो धात्विक प्रवृत्ति क्या होती जाएगी दोस्तों, बढ़ती जाएगी। चलिए अगला, जब पुष्प में स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित हो तो पुष्प क्या कहलाता है। तो आप सभी को पता है, अगर नर गुण और मादा तंतु दोनों उपस्थित है तो आप क्या कहलाओगे, नर अंग और मादा अंग दोनों उपस्थित हो, ऐसे पौधों को अपन, ऐसे पुष्प को अपन उभयलिंगी कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, उभयलिंगी। अगर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित है तो ऐसे पुष्प को क्या कहा जाएगा, उभयलिंगी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, उभयलिंगी। तो ऐसे पुष्प को क्या कहा जाएगा प्यारे मित्रों, ऐसे पुष्प को उभयलिंगी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उभयलिंगी कहा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, वंशागति के नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो आप सभी को पता है ग्रेगर जॉन वेंडल ने आनुवांशिकता के नियम दिए थे, मटर के पौधे पाइसम सटाइवम पे उसने प्रयोग किया था। तो मेंडल है इसका नाम, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, जो एक पादरी थे, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पूरा लिखना चाहो तो ग्रेगर जॉन मेंडल। आप पूरा लिखो तो भी ठीक है, मेंडल लिख दो तो भी ठीक है, चलेगा, है ना। आपका एग्जामिनर अगर अच्छा है, उसको दिमाग है इतना थोड़ा बहुत, तो सही करेगा उस चीज को, मेंडल को भी सही करेगा। मैंने पूरा लिख दिया आपके लिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन सेकंड का, अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को कहते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा प्रकाश वाले चैप्टर के अंदर कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है उसके आंखों का लेंस धुंधला होता जाता है, और इस स्थिति को जाले पड़ने लग जाते हैं आंखों के लेंस के आगे, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
मोतियाबिंद। तो आपका आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद, है ना। तो छठा आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर मोतियाबिंद। और इसी के साथ आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न भी क्या होते हैं मित्रों, समाप्त होते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, 12 और 6 18 नंबर आपके पूरे हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूरा नाम लिखे। ठीक है, सीएनजी का क्या लिखना है, पूरा नाम लिखना है। अब यहां पे आपको ज्यादा बकवास नहीं लिखनी है, एक नंबर का क्वेश्चन है, जो आपसे पूछा गया है वही लिखना है आपको। सीएनजी का पूरा नाम लिखना है तो अपन सिर्फ वही लिखेंगे, ज्यादा बकवास इसमें नहीं देखेंगे। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, अपन सेकंड क्वेश्चन तक बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सीएनजी का पूरा नाम हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और आप चाहो तो इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हो ताकि अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, है ना, एग्जामिनर पे। कंप्रेस्ड, क्योंकि अपन से पूछा इंग्लिश में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और मेरे हिसाब से अगर ये बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अगर आप अंग्रेजी लिखोगे तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे, हिंदी लिखोगे तो आधा नंबर देके आपको टोरा देगा। समझ गए मेरी बात को। आप बोलोगे सर क्यों, इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछा है सीएनजी का पूरा नाम लिखे। ठीक है, आपसे प्राकृतिक गैस का पूरा नाम पूछता तो आप सीधा लिखते संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। आगे देखिए, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो आपसे पूछा गया है, अब आपको बताना है जैव प्रक्रम किसे कहा जाता है। तो क्या बोलोगे आप जैव प्रक्रम को, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैव प्रक्रम क्या होता है, तो जैव प्रक्रम की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैव प्रक्रम, ठीक है, जैव प्रक्रम चौथा क्वेश्चन है आपका। और चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा है, बताइए जैव प्रक्रम किसे कहा जाता है। तो अपन हेडिंग लिखेंगे जैव प्रक्रम, है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। देखो हमारे शरीर के अंदर अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण मतलब होता है सुधार के लिए, जितने भी प्रक्रम होते हैं उन सबको क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम। जैसे पाचन का प्रक्रम होता है, उत्सर्जन का प्रक्रम होता है, श्वसन का प्रक्रम होता है, वो सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण के लिए होते हैं वो सारे प्रक्रम क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं, है ना। यानी सुधार के लिए, टूट फूट का बचाव के लिए, वो सब जो प्रक्रम होते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आप कह सकते हो शरीर में, चूंकि एक नंबर का है तो ज्यादा नहीं लिखना है अपन को, शरीर में अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण के लिए होने वाले प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि। तो ये सारे आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है जैव प्रक्रम में, जो शरीर में अनुरक्षण के लिए किसी न किसी कार्य को सुधार के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपका जैव प्रक्रम का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते, इतना ही लिखना है बस, जितना आपके काम का, जितने से आपको नंबर मिल जाएंगे बस। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियों को परिभाषित कीजिए। बस आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा है तो हमें सीधी सीधी परिभाषा लिखनी है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है। तो क्या होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती है, जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, और वो सीधा अपना प्रवाह रक्त में छोड़ती है ना, रक्त के अंदर सीधा अपना प्रवाह छोड़ती है। और वो प्रवाह क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं, तो हार्मोन सीधा रक्त में जाके छोड़ती है। ऐसी ग्रंथियों को अपन क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो देखो ऐसी ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती है एवं अपना प्रवाह
प्रवाह को आप बोल सकते हो हार्मोन्स, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रवाह, हार्मोन्स सीधे रक्त में प्रवाहित करती है अंतः स्रावी ग्रंथियां कहलाती है। अब देखिए इस तरीके से लिखोगे तब आपको आंसर मिलेंगे। साथ में आप लिख दोगे उदाहरण। अंतःस्रावी ग्रंथियां आप सभी को पता है हमारे शरीर में 8 होती है, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं पीयूष ग्रंथि, है ना, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि। वैसे 9 होती है। अग्नाशय भी अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह, बहिस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम करती है, तो अपन अग्नाशय को भी गिन ले तो 9 हो जाएगी पीयूष ग्रंथियां। और कौन सी ग्रंथि आपको बोलते हैं अग्नाशय, या अपन बोल सकते हैं कि पीनियल काय, थाइमस ग्रंथि, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है। लेकिन अपन को एक दो उदाहरण लिख ले तो अपन ने लिख दिए। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, आप सभी को पता होना चाहिए इनके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, दो अलग अलग लक्षणों की स्वतंत्र वंशानुगति का अनुपात लिखिए, है ना। दो अलग अलग लक्षणों की स्वतंत्र वंशानुगति का अनुपात। सीधा सीधा आपसे मेंडल का जो द्वितीय आपने प्रयोग था कौन सा, जिसके अंदर उसने फूलों के बीज और रंग के बारे में चर्चा की थी, है ना, गोल व झुर्रीदार आकार, और उसके उस प्रयोग के अंदर आपसे फिनोटाइप पूछा सेकंड जनरेशन का, क्योंकि स्वतंत्र वंशानुगति उसकी द्वितीय पीढ़ी में ही प्राप्त होती है। तो सीधा सीधा आपसे जीनोटाइप पूछा है द्वितीय पीढ़ी का, जो होता है 9:3:3:1, है ना। ये आपसे सीधा सीधा पूछ रखा, सॉरी फिनोटाइप पूछ रखा आपसे, है ना, जीनोटाइप नहीं, फिनोटाइप आपसे पूछ रखा है। तो सीधा सीधा आपसे फिनोटाइप पूछा है, तो ध्यान रखना क्या होगा फिनोटाइप, द्वितीय पीढ़ी का फिनोटाइप। ये छठा क्वेश्चन है आपका। छठा क्वेश्चन है ना ये आपका, हाँ शायद छठा ही है, हाँ छठा क्वेश्चन है। और इसमें आपसे फिनोटाइप पूछा है ना, फिनोटाइप। और वो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, 9:3:3:1, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। स्वतंत्र वंशानुगति का अनुपात मेंडल के विभिन्न प्रयोगों में यही होता है, 9:3:3:1। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इतना ही पूछा आपसे, इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद में बस सेंटेंस बना के आप लिख सकते हो। स्नेल का अपवर्तन नियम लिखें। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, स्नेल का अपवर्तन नियम। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्या, स्नेल का अपवर्तन नियम। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है स्नेल का नियम, ठीक है। तो स्नेल का नियम क्या होता है, इसकी थोड़ी डिटेल में अपन चर्चा, मतलब डिटेल का मतलब ये नहीं, जो अपने काम का है बस उतना ही लिखेंगे, क्योंकि लिखने को बहुत है। बस स्नेल का नियम अपन देखेंगे कि स्नेल का नियम क्या कहता है। तो बात करते हैं दोस्तों किसकी, स्नेल के नियम की। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, स्नेल का नियम क्या कहता है। तो आप सभी को पता होगा अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है, और उसको क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जा, आपतन, स्नेल का अपवर्तन नियम है ये, तो अपन ऐसे लिखेंगे, अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जा यानी साइन एवं अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, अपवर्तनांक कहते हैं। कहने का मतलब
ये आपतन कोण की जा का मतलब होता है साइन, अपवर्तन कोण की जा ये भी साइन। इसका अनुपात सदैव एक स्थिरांक होगा जिसको म्यू से दर्शाएंगे, और ये इस माध्यम के अपवर्तनांक के रूप में परिभाषित किया जाएगा 1 2, है ना। अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं, माध्यम नंबर 1 माध्यम नंबर 2, तो उसके माध्यम के अपवर्तनांक के रूप में क्या किया जाता है दोस्तों, परिभाषित किया जाता है। तो ये आपका स्नेल का क्या होता है, अपवर्तन नियम होता है, ठीक है। इसको माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, माध्यम का अपवर्तनांक। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो बढ़िया इम्पैक्ट भी पड़ेगा, और आगे वाले क्वेश्चंस के लिए भी आपको ठीक नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। चलिए, यह आपका स्नेल का नियम पूरा हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, निकट दृष्टि दोष को किस प्रकार के लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो आपसे अब देखो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप अगर ऐसे लिखने लगोगे निकट दृष्टि दोष ये होता है, फिर उसका निवारण लिखोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जो एग्जामिनर थोड़ा सा आपसे नाराज हो सकता है। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा ही इस सेंटेंस को 2 लाइन में लिखना है अपने को। तो सीधा अपन कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, और इस दोष के निवारण के लिए अपन किसका उपयोग कर सकते हैं, अवतल लेंस का, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जा सकता है। तो अगर आप इतना लिखते हो तब आपको एग्जाम में आसानी से नंबर मिलेंगे ना, ज्यादा अपन को इसमें वो करना है कि भाई ज्यादा ही लिख दिया, बहुत ज्यादा। तो 8वां क्वेश्चन, अपना 8वां क्वेश्चन है, तो इसको देखो ऐसे ही लिखना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, तो इसको ज्यादा नहीं लिखना है, बस जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए क्या करना है अपन को, तो अपन को लिखना है निकट दृष्टि दोष में, इतना सा सेंटेंस लिखना है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके निवारण हेतु उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। कहने का मतलब, आपको इतना सा लिख दोगे ना तब आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी लिख दोगे उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस काम में आता है तो भी थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, इसको लिखते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। उचित फोकस दूरी का क्या काम में आता है, अवतल लेंस काम में आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको इसको देखने में समस्या हो रही है तो अपन दूसरा पेन यूज में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण को उदाहरण द्वारा समझाइए। संक्षारण, कोरोजन, है ना, संक्षारण को उदाहरण द्वारा समझाइए। क्वेश्चन ये है, संक्षारण को उदाहरण द्वारा समझाइए। अपन दूसरा पेन काम में लेते हैं अगर नहीं दिखने में कोई समस्या है आपको तो। संक्षारण, है ना, आपसे संक्षारण के बारे में पूछा है, कोरोजन के बारे में पूछा है, संक्षारण, संक्षारण, है ना। आप सभी को पता, अभी मैंने संक्षारण के बारे में बताया था कोरोजन क्या होता है। तो लोहे पे जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। तो धातुओं के ऊपर, धातु अगर ऑक्सीजन से क्रिया कर ले तो उनके ऊपर एक परत जम जाती है और उससे उनका क्षय होने लगता है, ऑक्साइड की परत जमने से क्षय होने लगता है। तो उस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगना, चांदी का हरा काला पड़ना, है ना, आपने सुना होगा। तो इस प्रकार से ये संक्षारण कहलाता है। तो अपन क्या कहेंगे, धातुएं वायु से क्रिया कर ऑक्साइड की परत अपने ऊपर जमा कर लेती है, जिनसे उनका क्षय होना प्रारंभ हो जाता है।
इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे संक्षारण कहते हैं, है ना। तो अब देखो, संक्षारण आपसे यही पूछा है, सीधी सीधी बात की भाई संक्षारण क्या होता है। अच्छा, क्वेश्चन 2 नंबर का है आपका, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा और लिखना पड़ेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उदाहरण भी देना पड़ेगा अच्छे से, कि एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर क्या लगना? जंग लगना। हाँ, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, इसका क्या है? एग्जाम्पल। क्या, किस पे जंग लगना दोस्तों? लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पे जंग लगना इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लोहे पे जंग लगने की अभिक्रिया भी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, तब जाके नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। तो जैसे लोहा है ना, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा वायु में, है ना, साथ साथ में नमी होगी, नमी युक्त वायु होगी, तो उसी के कारण हो जाता है ऐसा। आपने देखा होगा गीला हो जाता है जब लोहा, उसके ऊपर ज्यादा जंग लगता है। तो .XH2O, है ना, X का मतलब कितना भी पानी होगा मुझे नहीं पता, XH2O, इससे जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? Fe2O3 .XH2O, है ना। और इसी को कहते हैं जंग लगने का अभिक्रिया, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। यही है आपका जंग लगने की अभिक्रिया। ये जो है ये जंग का सूत्र है। किसका सूत्र है? ये जंग का सूत्र, जंग का रासायनिक सूत्र। तो इतना अगर आपने लिख दिया एक एग्जाम्पल, तो और भी है, जैसे आपका चांदी का काला पड़ना, है ना, कॉपर का हरा पड़ना, कॉपर पे हरी परत जम जाती है क्यूप्रिक ऑक्साइड की, लेकिन वो उतना लिखोगे तो ज़्यादा अपन को काम का है नहीं, ज़्यादा बड़ा है नहीं, आपके 2 नंबर का है। और मेरे हिसाब से 2 नंबर आपको इतना लिख जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। लोहे पे जंग लगना, रासायनिक अभिक्रिया लिख दी आपने, और क्या चाहिए? बहुत काम की चीज़ हो जाएगी आपके लिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात इसके अंदर आपके है नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये संक्षारण आपके खत्म हुआ। अब संक्षारण के बाद में अगला प्रश्न है आपका, एस्टरीकरण अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है? एस्टरीकरण अभिक्रिया के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो 10वां क्वेश्चन है आपका एस्टरीकरण अभिक्रिया से। किससे है दोस्तों? एस्टरीकरण अभिक्रिया से। तो 10वां जो प्रश्न है आपका वो एस्टरीकरण अभिक्रिया से है। तो अपन बात करेंगे किसकी? एस्टरीकरण की, एस्टरीफिकेशन की, एस्टरीकरण अभिक्रिया। अब एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपके कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर वो अल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण होता है उससे। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो ध्यान रखना, एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, आपसे पूछ ले तो पूछा ही है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल जब अल्कोहल से अभिक्रिया करता है, अल्कोहल से अभिक्रिया करता है, तो एस्टर का निर्माण होता है। तो एस्टर का निर्माण होता है जिसे एस्टरीकरण कहते हैं। जिसे एस्टरीकरण कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी अपन लिख सकते हैं, जैसे CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। अगर इसकी अभिक्रिया मेथनॉल C2H5OH से कराई जाए, है ना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ये ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल जब अल्कोहल से अभिक्रिया करता है, यहाँ पे बीच में जोड़ लेना कहीं पे भी, है ना, ये मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, बीच में जोड़ लेना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, है ना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति, ये जोड़ लेना, है ना। जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति होगी तो ही अभिक्रिया होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, सांद्र H2SO4 होना चाहिए। तो अगर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है तो ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या होगा, ये H यहाँ से गायब हो जाएगा, ये OH यहाँ से गायब हो जाएगा, H2O बन जाएगा, और सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3COO C2H5, है ना, प्लस क्या बन जाएगा, पानी, है ना। तो इसको कहते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। ये क्या बना है, ये बना है आपका एस्टर, और इसका नाम होता है इथाइल, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। ये आपका एस्टर है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है,
ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये आपका एल्कोहल है, मेथेनॉल है ना, मेथेनॉल नहीं है, एथेनॉल है ये, है ना, मेथेनॉल है, एथेनॉल है, ये एथेनॉल है, ठीक है, और ये आपका क्या बन गया, इथाइल इथेनॉइड। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी कौन सा अम्ल है, तो ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक एसिड है। कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल है। तो इस प्रकार से ये एस्टरीकरण की अभिक्रिया होती है और आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे, इतना लिख दोगे आप तो कि भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जब अल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण होता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। ठीक है, तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों, ये आपके हो गए 10 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिवर्ती चाप को समझाइए। ठीक है, आपको प्रतिवर्ती चाप को समझाना है। ये भी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के स्टार्ट हो रहे हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन 1 में करा चुका हूं, आपको 2 करा चुका हूं, संक्षारण और एस्टीकरण। अब अगला जो प्रश्न है हमारा वो है प्रतिवर्ती चाप को समझाइए। तो प्रतिवर्ती चाप को अपन को समझाना है, तो इसके लिए मैं आपके सामने ये पीपीटी आपके तैयार है बिल्कुल लिखा हुआ, ताकि आपको ज्यादा समय खराब नहीं हो आपका। ये प्रतिवर्ती चाप है। प्रतिवर्ती चाप क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्या होती है प्रतिवर्ती चाप। तो आपको पता होता है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, रिफ्लेक्सिव एक्शंस होते हैं जिनको प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्सिव एक्शंस, प्रतिवर्ती क्रियाएं, है ना। उन प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं अचानक से होने वाली घटनाओं के प्रति जो रिएक्शन होता है आपका, उसी को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे हमारे ऊपर अचानक से कोई भी हमला हो गया तो उसके विपरीत में जो क्रिया करेगा हमारा शरीर, प्रतिक्रिया करेगा, उसको कौन सी क्रिया कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो उन प्रतिवर्ती क्रियाओं का संकेत कि भाई आने वाला संकेत पता करने के लिए, और उसके विपरीत में जो प्रतिक्रिया होगी अपनी, उसके संकेत, जो विपरीत में क्रिया होगी उसको करने के लिए हमारे 2 तंत्रिकाएं होती है, एक तो संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका। 2 तंत्रिकाएं होती है, एक तो संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका। वो मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती है, उसको प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो आप क्या होता है प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो आने वाला संकेत है कि भाई ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होगी, है ना, उसका संकेत, और उसके बदले में जो क्रिया होगी विपरीत में, है ना, उसके वो उनके लिए एक तंत्रिकाएं होती है, जिनको एक तो संवेदी तंत्रिका होती है, एक प्रेरक तंत्रिका होती है। वो दोनों मिलकर मेरुरज्जु के साथ एक पथ का निर्माण करती है, और उस पथ को क्या कहते हैं, उस पथ को कहते हैं प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, रिफ्लेक्टिव आर्क कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है जो आप लिख सकते हो आसानी से। मैं 1-2 बातें आप और लिख सकते हो, ठीक है, अपने मन से बना के, कैसे भी आपको आंसर्स को अच्छा लिखना है थोड़ा सा, तो आप लिख सकते हो। ऑथेंटिक आंसर ये है। चलिए बात करते हूं मैं अगले प्रश्न की। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है ये भी 2 नंबर का प्रश्न है आपका, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अब ये आपने सभी ने सीखा होगा, ठीक है, मानव नेत्र का चित्र बनाना। मैं दिखा भी देता हूं आपको मानव नेत्र का चित्र। मानव नेत्र का जो चित्र है वो किस प्रकार से बनाया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ठीक है, ये रहा मानव नेत्र का आपका चित्र, ये मानव नेत्र है आपका। ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को मानव नेत्र। ठीक है, ये मानव नेत्र का आपका चित्र है। चलिए देखिए, ये मानव नेत्र में ये आपका जो है ये लेंस है, ये आपका लेंस है, ये वाला लेंस है, ये आपका कॉर्निया है, ये आपके आइरिस है, दृष्टिपटल, और ये आपका तारा है, दृष्टिपटल, ये रहा आपका रेटिना, तारा है, ये आपका पक्षमाभी पेशियां है ना। उसके बाद में ये श्वेत पटल है, ये रक्त पटल है, रेड रेड, ये दृष्टिपटल है जहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है ना, दृष्टिपटल। ये कौन सा क्या पटल, कौन सा पटल है, दृष्टिपटल। ये दृष्टिपटल कहते हैं इसको, जहां पे प्रतिबिंब का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। ठीक है, इसको दृष्टिपटल कहा जाता है। ठीक है, इसको दृष्टिपटल कहते हैं। प्रतिबिंब निर्माण जहां पे होता है उसको क्या कहा जाता है, दृष्टिपटल कहा जाता है। ये आपका है ना, प्रतिबिंब निर्माण जहां पे होता है उसको क्या कहा जाता है, दृष्टिपटल कहा जाता है। ठीक है, जहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है, दृष्टिपटल। ये आपका थोड़ा सा इसको बड़ा करके आप आसानी से देख सकते हो, ये आपका
दृष्टिपटल होता है, जहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसको दृष्टिपटल कहते हैं, ठीक है। ये अंध बिंदु है ना, और ये दृष्टि तंत्रिकाएं हैं जो संकेतों को लेकर जाती है, दृष्टि तंत्रिकाएं। तो इस प्रकार से ये नामांकित चित्र है, आप सभी ने देखा होगा, इसमें तो कोई खास बात अपन को करनी नहीं है। ये चित्र है आपके पास, आपको बनाना है, ये काचाब लिक्विड, काचाब द्रव जिसको बोलते हैं, तो ये चित्र आपको बनाना आना चाहिए, अच्छे से देख सकते हो आप इसको, आपको पीपीटी मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसको देख लेना। चलिए, इसमें कोई खास बात है नहीं, आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला को उदाहरण सहित समझाइए। खाद्य श्रृंखला को, फूड चेन जो है वो क्या होती है, उसको उदाहरण सहित समझाना है। तो फूड चेन क्या होती है, आप सभी को पता है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, इकोलॉजी सिस्टम के अंदर एक जो सारे जीव हैं वो मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, उसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जिसमें उपभोक्ता होता है, पोषी स्तर होते हैं, सब होते हैं, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अपन को ये बताना है कि वो जो खाद्य श्रृंखला होती है उसकी परिभाषा बतानी है, उसके उदाहरण बताने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको खाद्य श्रृंखला की परिभाषा लिखनी है, उसके उदाहरण बताने हैं। तो अपन बढ़ते हैं किसकी तरफ, खाद्य श्रृंखला की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, खाद्य श्रृंखला की तरफ। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है अपन को पता होना चाहिए, और एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है इससे। तो खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिक तंत्र में, ये खाद्य श्रृंखला है, ध्यान रखना क्या है ये, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिक तंत्र में घटनाओं के क्रम को संदर्भित करती है, जहां एक जीवित जीव दूसरे जीवित जीव को खाता है और बाद में उस जीव को दूसरे बड़े जीव द्वारा खाया जाता है। विभिन्न पोषक स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्वों और ऊर्जा का प्रवाह एक खाद्य श्रृंखला बनाता है। मतलब एक जीव किसी दूसरे जीव का भक्षण करता है, फिर उस दूसरे जीव का भक्षण तीसरा जीव करता है, ये चेन मिलके जो बनाती है उसको अपन खाद्य श्रृंखला, फूड चेन कहते हैं, ठीक है, इकोलॉजी सिस्टम के अंदर। तो ये आपकी खाद्य श्रृंखला होती है। और इस खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, घास। घास को कौन खाता है, कैटरपिलर कीट खाता है, उसको स्पैरो खाता है, कैटरपिलर को, स्पैरो को कौन खाता है, हॉक। तो इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला का क्या है दोस्तों, उदाहरण है। क्या है ये, खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। तो खाद्य श्रृंखला इस प्रकार से परिभाषित की जाती है, आपको ध्यान रखना। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, एक जो जीव सारे मिलकर, हमारे जितने भी जीव वो सब मिलकर एक फूड चेन बनाते हैं, उसको अपन जीव फूड चेन कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण आपके सामने मैंने बता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इतना ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना है इसमें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको लिख के बताऊं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मतलब ऐसा होगा कि आप 10वीं क्लास के बच्चे हो, अर्धवार्षिक परीक्षा तक पहुंच चुके हो, तो मेरे हिसाब से आप खुद इसमें 4 पॉइंट लिख सकते हो। 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं बस, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिख दोगे बहुत है। मैं चुनाव बताता हूं कैसे लिखना है आपको, लिखने का चुनाव, अंट शंट नहीं लिखना है आपको, सार्थक शब्दों में लिखो, और ये चीज आपके काम में आएगी आगे तक। जब आप 10वीं पास कर लोगे, 11th पास कर लोगे, 12th पास कर लोगे, फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे, जब लिखने का काम आएगा पेपर में, मेंस में, तब भी ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी और आपके काम में आएगा। लिखो, और अभी से अपनी आदत बना लो, लिखो, कम लिखो लेकिन उतना लिखो कि क्वालिटी हो उसके अंदर, ठीक है। बस ज़्यादा भी नहीं लिखना ना, ज़्यादा कम लिखना, उतना ही लिखना है जितना काम का है, जिससे अपन को नंबर मिल जाए, और क्वालिटी वाला आपको कंटेंट लिखना है। वन्य जीव संरक्षण की सहायता, संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो आपको चुनाव करना, वन्य जीव संरक्षण को कैसे अपन कर सकते हैं। जंगलों को कटने से बचा सकते हैं अपन, वनों को कटने से रोकना है हमें, ठीक है। अगर कोई करता है ऐसा तो आपको उसको क्या करना है, उसकी शिकायत करनी है, तो वन्य अपने आप वन्य जीव संरक्षित हो जाएंगे। और वन्य जीवों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, वन्य जीव जो है, हमको जो शिकार है उस पर पाबंदी लगानी है, और कई कई जीवों के शिकार पे वैसे ही पाबंदी है, और अगर जिन पे नहीं भी है और आप वहाँ उस आसपास एरिया में रहते हैं, तो आपको उस एरिया के जो हैं लोग जो भी ऐसा करते हैं उनके खिलाफ आपको शिकायत करनी है और उनको रोकना है, उनको समझाना है कितने ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद में जो वन है, वन के अंदर आपको देखे होंगे लकड़ियाँ काटने के लिए जो है वो काफ़ी लोग वन के पेड़ पौधों को और नुकसान पहुंचाते हैं, तो उससे करने के लिए लोगों को आपको जागरूक करना है। तो ऐसे वन संपदा को और वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए, संरक्षण करने के लिए आप बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट आप लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से आपको लिखाने की जरूरत नहीं है, आप 2 नंबर आसानी से इसमें ला सकते हो। अगला आता है आपके पास 15वां क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं आपके, ठीक है। और पहला 3 नंबर का क्वेश्चन 1.5 नंबर में डिवाइडेड है।
पहला क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया को समझाइए और दूसरा क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाइए। तो अब अपन लिखने जा रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो दोस्तों सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया और उसके बाद पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बात करते हैं किसकी, बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 1.5 नंबर का, तो आपको उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। बस विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जो उतनी जानकारी लिख दो कि एग्जामिनर आपसे खुश हो जाए। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। जब एक क्रियाशील तत्व उस किसी दूसरे क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जब एक क्रियाशील धातु किसी दूसरी कम क्रियाशील धातु को अपने यौगिक से विस्थापित कर दे तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो जिंक है इसकी अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराई जाए तो ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी के आधार पर निर्धारित होता है। जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है तो कॉपर को अपने लिक्विड से, अपने यौगिक से विस्थापित कर देगी ये, तो ये बन जाएगा, ये कॉपर को अपने यौगिक से विस्थापित कर देगी, जिंक सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और Cu अकेला बच जाएगा। तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक एकल विस्थापन होता है, एक द्विविस्थापन होता है। पर इतनी बातें आपको नहीं लिखनी है क्योंकि आपके 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, इतनी बात लिख दोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, एक क्रियाशील धातु ने अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया तो कैसी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर आपसे पूछा है रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में कि बताइए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, बताइए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं रेडॉक्स अभिक्रिया की, ठीक है, किसकी बात करूं दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करूं तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो अगर रेडॉक्स अभिक्रिया की बात की जाए तो आप सभी को पता है 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक तो अपचयन है ना, और एक होती है उपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। जब ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ में हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ाव और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का हटना, है ना, मतलब ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ाव और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का हटना। ठीक है ना, ये बताया था मैंने आपको, या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो अगर ये दोनों अभिक्रिया एक साथ हो जाए तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाती है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन एवं उपचयन यानी ऑक्सीकरण साथ साथ हो रहा है तो
ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ये लेड का ऑक्साइड है, अगर मैं इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराता हूं तो ये बन जाएगा Pb प्लस H2O। देखिए ध्यान से ऐसे लिखना पड़ेगा तब नंबर मिलेंगे। लेड का ऑक्साइड था, इससे ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हुआ है अपचयन, ऑक्सीजन हटा है, और ये H2 था और इसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया है ना हाइड्रोजन के साथ में, तो यहाँ पे हुआ है आपका ऑक्सीकरण। तो अपचयन और ऑक्सीकरण अगर एक साथ हो रहा है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन साथ साथ में, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए, तो ये भी आपका समाप्त हुआ रेडॉक्स अभिक्रिया का कंसेप्ट भी। उसके बाद में 16वें नंबर का प्रश्न है आपका, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? उक्त अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखें। ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न है। तो आपसे पूछा है क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, तो अब कहानी कही जाएगी किसके बारे में? 16वां क्वेश्चन आपका क्लोर क्षार अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, नाम से पता पड़ रहा है क्लोर मतलब क्लोरीन, है ना, क्लोरीन से क्लोर आया है, क्षार से क्षार आया है। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है? अगर मान लो आप यदि सोडियम क्लोराइड के, ध्यान से देखना, यदि सोडियम क्लोराइड के, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यदि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यदि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो यदि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जो कि एक क्षार है। क्या है? एक क्षार है, तथा साथ में एनोड पर, क्योंकि दो होते हैं कैथोड और एनोड विद्युत अपघटन में, एनोड पर क्लोरीन गैस एवं कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तो क्षार बना है और एनोड पर क्या मिल गई? क्लोरीन। तो क्लोरीन से क्लोर और एनोड पे क्षार मिल गया, होती है, इसे ही क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो अगर आप सोडियम क्लोराइड, जो नमक होता है, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराओ तो क्या होगा? अगर आप NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो क्या होता है? ये NaCl है, अगर इसके जलीय विलयन में, इसके जलीय विलयन में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कराते हो, है ना, करंट प्रवाहित कराते हो, है ना, करंट है आपका, तो करंट प्रवाहित कराते हो तो क्या बनेगा दोस्तों? क्या बनेगा? एक तो NaOH बन जाएगा, एक Cl2 गैस रिलीज होगी एनोड पे और एक कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इसी को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए बोला आपने को, अपन ने लिख दी रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया दोस्तों क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। क्लोर क्यों कहा जाता है? क्लोरीन गैस निकली है, क्षार क्योंकि NaOH निकला है। ठीक है, तो ये आपके क्लोर क्षार अभिक्रिया समाप्त होती है।
क्वेश्चन नंबर आपका 16 कंप्लीट हो चुका है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। 17वें क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, फिर से 1.5 नंबर का है। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर। एक तो आपको बोला वर्ण विक्षेपण के बारे में बताइए और एक टिंडल प्रभाव के बारे में बताइए। तो कहानी सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे वर्ण विक्षेपण से। किससे स्टार्ट करेंगे? वर्ण विक्षेपण से। सबसे पहली कहानी आएगी अपने वर्ण विक्षेपण की। तो बात करते हैं दोस्तों किसके अंदर? वर्ण विक्षेपण की। क्वेश्चन नंबर 17 और इसका पहला है आपके पास वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्जन। वर्ण विक्षेपण आपसे पूछा गया है। आप सभी को पता है वर्ण विक्षेपण क्या होता है। सफेद प्रकाश का 7 रंगों में बट जाना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। विबग्योर आपने सुना होगा, न्यूटन अंकल ने सबसे बारे में इसके बताया था। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है? सफेद प्रकाश का 7 रंगों में बट जाना। तो आप कह सकते हो सफेद प्रकाश का 7 रंगों में बट जाना, या ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, एग्जैक्ट परिभाषा लिखेंगे। देखिए न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने, प्रिज्म होता है कांच का टुकड़ा, उसमें से सबसे पहले सफेद प्रकाश को गुजारा था तो उससे 7 रंग निकले थे और इस घटना को उसने क्या नाम दिया था? वर्ण विक्षेपण। तो अपन पूरी घटना लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यदि सफेद प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाए तो वह 7 रंगों में बट जाता है। इसे ही वर्ण विक्षेपण, इसे ही वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो सफेद प्रकाश का 7 रंगों में बट जाना क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और वो 7 रंग कौन से होते हैं? ध्यान से सुनना, वो 7 रंग होते हैं विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर, ठीक है। और आप विबग्योर लिखोगे भी सही। वी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? वी का मतलब होता है वायलेट। वी का मतलब क्या होता है? वायलेट। और वायलेट का मतलब होता है बैंगनी। वायलेट का मतलब क्या होता है? बैंगनी। आई का मतलब इंडिगो। आई का मतलब क्या होता है? इंडिगो। इसका मतलब होता है जामुनी, है ना? जामुनी या आसमानी, है ना? जामुनी या आसमानी, ठीक है। उसके बाद बी का मतलब होता है ब्लू, और ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला। ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला। जी का मतलब ग्रीन, और ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा, ठीक है। उसके बाद में वाई, वाई का मतलब होता है येलो, और येलो का मतलब क्या होता है? पीला। और ओ का मतलब होता है ऑरेंज, और ऑरेंज का मतलब क्या होता है? नारंगी। ऑरेंज का मतलब क्या होता है? नारंगी। और आर का मतलब क्या होता है? रेड, और रेड का मतलब क्या होता है? लाल। तो ये आपका वर्ण विक्षेपण होता है। न्यूटन ने सबसे पहले बताया था अगर प्रिज्म में से सफेद रंग को गुजारोगे, सफेद प्रकाश को गुजारोगे तो 7 रंगों में वो बढ़ जाता है, और इसी घटना को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। ये वर्ण विक्षेपण की घटना समाप्त हुई। दूसरा है आपका टिंडल प्रभाव। दूसरा क्या है दोस्तों? टिंडल प्रभाव। सेकंड आपका टिंडल प्रभाव के बारे में है। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। टिंडल प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे अब अपन। अब किसके बारे में चर्चा करेंगे? टिंडल प्रभाव के बारे में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर क्या है? 18। और ये है आपका टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 18 और टिंडल प्रभाव आपका ये क्वेश्चन है। क्या होता है टिंडल प्रभाव? आपने देखा होगा घर में, अगर आपने देखा हो तो अगर कोई रोशनदान, कोई खिड़की खुली और कमरा बंद हो पूरा, तो एक धूल आपने देखा होगा कणसों का, जब छोटे से एक छेद से धूप आ रही होती है तो आपको ऐसा लगता है वो कण की एक लाइन बन जाती है और आप उसको पकड़ने का प्रयास करते हो। उसी इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की घटना ही क्या कहलाती है? वो जो आपका कमरा होता है उसके अंदर एक कोलाइडी विलयन की तरह काम करता है, उसके अंदर अगर प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है तो इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की घटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है।
यह प्रभाव छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप इतना लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले टिंडल प्रभाव की खोज की थी। टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रकीर्णन भी कहा जाता है। इस प्रभाव का नाम भौतिक शास्त्री जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा है। टिंडल प्रकीर्णन इस दृष्टि से रेले प्रकीर्णन जैसा ही है। जो रेले ने सिद्धांत दिया था प्रकीर्णन का, उसके तरह ही है बिल्कुल। ठीक है, प्रकीर्णन प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की आवर्ती के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। रेले का नियम था, प्रकीर्णन जो होता है, रेले का जो नियम था वो यही था। प्रकीर्णन जो तरंग दैर्घ्य होती है उसकी 4 घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत अधिक प्रकीर्ण होता है, क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य कम होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब इतना नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। प्रकीर्णन की सीधी सीधी घटना लिखनी है आपको टिंडल प्रभाव की, कि किसी कोलाइडी विलयन में से क्या, किसी कोलाइडी विलयन के अंदर कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की घटना क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, आप इतना सा लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। ये टिंडल प्रभाव और आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18 आपका समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अब अपन बढ़ने वाले हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 आपका समाप्त हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है 5R सिद्धांत क्या है। 3 नंबर का क्वेश्चन है 5R सिद्धांत क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5R सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं अपन। 5R थ्योरी, कौन सी थ्योरी, 5R थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करने वाले हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 18 की, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 है। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 18 की बात करने वाले हैं, 5R थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। अब आपको ध्यान रखना है 5R। 5R क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 5R की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला R है जिसका मतलब होता है रिड्यूस, सबसे पहला रिड्यूस है ना। उसके बाद दूसरा होता है रिफ्यूज, कौन सा होता है, रिफ्यूज। आर का तीसरा आर होता है रिसाइकल, क्या होता है, रिसाइकल। उसके बाद होता है रीयूज, और पांचवा आर है रिकवर, है ना, रिकवर। ठीक है, ये 5 आर होते हैं, ये आपको पांचों आर लिखना है ना। रिड्यूस, सबसे पहला है रिड्यूस जिसका अर्थ होता है अपचयन। क्या होता है, अपचयन। अपचयन मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जब हम अपशिष्ट या अधिक उपयोग से बचने के लिए कम उपयोग करते हैं, है ना। अपन अगर मान लो प्लास्टिक का उपयोग ही कम करेंगे, है ना, तो आपका क्या होगा, प्रदूषण भी कम होगा। तो उदाहरण, उपयोग में न होने पर पंखे और लाइट को बंद कर देना, है ना। तो ये रिड्यूस है, मतलब आपका रिड्यूस, आप उपयोग को कम कर रहे हो। अगर आपको लाइट की जरूरत ही नहीं है और आप फालतू में लाइट चला रहे हो तो एक तो एक्सेस है, अगर आप बंद कर दिया तो आप यूज ही कम कर रहे हो, तो रिड्यूस के अंदर आता है। ठीक है, अगली बात, अगला है पुनर्प्रयोग, है ना। ये पुनर्प्रयोग किसको कहा जाता है, रिसाइकल को। रिसाइकल को क्या कहा जाता है, पुनः प्रयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुनः प्रयोग। पुनः प्रयोग किसको कहा जाता है, रिसाइकल को। रिसाइकल क्या होता है, आप अगर मान लो जैसे प्लास्टिक का यूज कर रहे हो, प्लास्टिक को आपने दूसरी जगह फेंकना नहीं है, एक जगह इकट्ठा स्टोर करके रखना है, फिर आप उसी का वापस रिसाइकल करके उसको वापस यूज कर सकते हो। तो यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जब हम विभिन्न उद्देश्यों के लिए किसी उत्पाद का बार बार उपयोग करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण, हम एक पॉली बैग या कपड़े के बैग का उपयोग खरीदारी के लिए तब तक कर सकते हैं जब तक कि वह उपयोग के लिए अनुपयुक्त ना हो जाए, है ना। मतलब उसका बार बार रिसाइकल यूज करना है आपको, यही कहानी होती है रिसाइकल की। उसके बाद में है अवशिष्ट, है ना। अवशिष्ट मतलब रिफ्यूज, अवशिष्ट मतलब क्या होता है, रिफ्यूज। तो इसका मतलब होता है अवशिष्ट, है ना, रिफ्यूज, है ना। रिफ्यूज मतलब ना करना। ठीक है, रीयूज, पुनः प्रयोग ये पुनः प्रयोग नहीं, ये पुनः चक्रण है, ये पुनः चक्रण है। रिसाइकल मतलब होता है पुनः चक्रण, है ना, पुनः चक्रण। और रीयूज का उपयोग मतलब होता है पुनः उपयोग, पुनः उपयोग, है ना। और रिकवर का मतलब होता है पुनः प्राप्त, पुनः प्राप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुनः प्रयोग यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जब हम विभिन्न उद्देश्यों के लिए किसी उत्पाद का बार बार प्रयोग करें, यह मैं बता चुका हूं आपको। उसके बाद अवशिष्ट, है ना। अवशिष्ट मतलब रिफ्यूज, आप ना कर दो, आप प्लास्टिक को ना कर दो कि मैं मुझे प्लास्टिक में लूंगा ही नहीं सामान, वो आपका रिफ्यूज है। ठीक है, सीधी बात है। अगली बात पुनः चक्रण, रिसाइकल। यह कागज, प्लास्टिक, धातु आदि जैसी वस्तुओं को इकट्ठा करने और मौजूदा वस्तु से नए वस्तु बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। उदाहरण, पुराने कागजों से पुनर्निर्मित कागज बनाना, मतलब जो कागज आपके खराब हो गए, है ना, आप उससे वापस यूज रिसाइकल करके उसको नए कागज बना सकते हो। तो इससे पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बच जाएगा और वो कागज भी उपयोग में आ जाएंगे। चलिए, पुनः प्राप्ति, है ना, रिकवर।
तो रिकवर मतलब क्या होता है, यह कचरे को संसाधन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पर देता है। कचरे का भी उपयोग किया जाता है ना, रीयूज किया जा सकता है उसका, रिकवर किया जा सकता है उसको। उदाहरण, एक पेन स्टैंड बनाने के लिए फेंकी गई पानी की बोतलों को एकत्र किया जा सकता है। बिल्कुल, फेंकी गई पानी की बोतल को इकट्ठा करके एक पेन स्टैंड आसानी से बनाया जा सकता है। तो ये 5 R है, रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकल, रिकवर, है ना, और रीयूज। तो ये आपको इस तरीके से 5 R है जिनके बारे में ध्यान रखना। आप और ज्यादा लिख सकते हो, पर इतना लिख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा और आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। यहां हमको समझाने का, मेरा मत आपको समझाने का नहीं है क्वेश्चंस, यहां सिर्फ आपको अप्रोच करने का है कि आप किस तरीके से लिखोगे, आपको एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए, बस इसलिए आपके मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। अगला है आपका 19वां क्वेश्चन, धातु और अधातु में कोई 4 अंतर लिखो। किसमें? धातु और अधातु में कोई क्या लिखो? 4 अंतर लिखो। तो धातु और अधातु में आपको क्या लिखने हैं? 4 अंतर लिखने हैं। तो 19 क्वेश्चन है आपका, धातु अधातु में क्या लिखने हैं? 4 अंतर लिखने हैं। धातु और अधातु में 4 अंतर। तो क्वेश्चन नंबर 19, धातु और अधातु में आपको क्या लिखने हैं? 4 अंतर लिखने हैं। तो यहाँ पे बनाओ एक सारिणी, है ना, एक साइड लिखोगे धातु और एक साइड क्या लिखोगे? अधातु। यही होता है अंतर बताने का तरीका, है ना। सबसे पहला अंतर, 4 अंतर लिखोगे 4 नंबर मिल जाएंगे। पहला, धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। चलिए अगली बात, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी इनको खींच खींच के लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। इनमें तन्यता का गुण होता है। इनमें किसका गुण होता है दोस्तों? तन्यता का गुण होता है। इनमें तन्यता का गुण होता है। किसका गुण होता है? तन्यता का गुण होता है। इनमें तन्यता का गुण होता है ना, और इनमें तन्यता का गुण नहीं होता। इनमें तन्यता का गुण नहीं होता, आप इनसे तार नहीं बना सकते। इनमें तन्यता का गुण नहीं होता है। आपको 4 गुण लिखने हैं, 4 अंतर लिखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आपको पता है धातुएं अघात वर्धन्य होती है, यानी इनको पीट पीट के चादरें बनाई जा सकती है। तो इनमें किसका गुण होता है? अघात वर्धन्यता का गुण होता है। इनमें अघात वर्धन्यता का गुण होता है, अघात वर्धन्यता का गुण होता है ना। इनमें अघात वर्धन्यता का गुण होता है, जबकि अधातुओं में अघात वर्धन्यता का गुण नहीं होता। इनमें इनकी चादरें नहीं बना सकते आप। इनमें अघात वर्धन्यता का गुण नहीं होता है, गुण नहीं होता है। इनमें अघात वर्धन्यता का गुण 5 मिनट से ना, अघात वर्धन्यता का गुण नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 4th, ध्यान रखना धातु जो होती है वो कठोर होते हैं। धातु क्या होती है? कठोर, है ना। या आप ऐसे कर सकते हो, ये ठोस, द्रव एवं ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातु केवल किस अवस्था में पाई जाती है? लगभग पारे को छोड़ के ठोस अवस्था में। ये ठोस अवस्था में पाई जाती है, ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। जबकि अधातु ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तो कहने का मतलब क्या है? धातु केवल ठोस में पाई जाती है, जबकि अधातु जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में दोस्तों पाई जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपके धातु और अधातु जो टॉपिक है, मतलब जो क्वेश्चन है, उसमें 4 अंतर जो है वो समाप्त हो चुके हैं अपने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है। अगला क्वेश्चन है, तत्व का नाम व प्रतीक लिखिए जिसके बाहतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सब के तत्व बाहतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अपन लिख सकते हैं फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक ही होता है। तो मैं यही लिख देता हूँ, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास। फ्लोरीन, है ना। तो 20वें का है, 20वें का जो फर्स्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। चलिए फ्लोरीन के एक ही तत्व, एक इलेक्ट्रॉन होता है।
तत्व का नाम जिसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान सर्वाधिक होता है, तो उसका भी फ्लोरीन ही है आंसर, है ना। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन। यहाँ पे आप क्लोरीन भी लिख सकते हो, ब्रोमीन भी लिख सकते हो। कोई एक उत्कृष्ट गैस का नाम एवं प्रतीक जो अक्रिय गैस होती है, तो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन सब अक्रिय गैस है, तो नियॉन लिख सकते हो आप। उसके बाद एक अधातु का उपधातु का नाम जो वर्ग 13 का तत्व है, बोरोन। बोरोन 13वें वर्ग की एक उपधातु होती है, ठीक है, बोरोन। तो आप इसका भी आंसर लिख सकते हो। तो एक एक नंबर के आपके 4 हो गए। चलिए 21वां क्वेश्चन पर देखते हैं अपन। हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो आपके क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये इसका आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो ना, कि आपको बताने की जरूरत है नहीं। देखिए हमारे क्रियाकलापों से पर्यावरण को क्या क्या प्रभावित होता है। अनियोजित औद्योगिकरण, है ना, जो आपका इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं पर्यावरण को। अनियोजित शहरीकरण यानी कॉलोनीज बहुत ज्यादा विकसित करना, है ना, ये अनियोजित पर्यावरण का ही उदाहरण है। वनोन्मूलन, वन की कटाव, है ना, पीड़कनाशियों का अत्यधिक उपयोग, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, कृषि में उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, आप सभी को पता है। अत्यधिक ऊर्जा उपयोग पर आधारित जीवन शैली, है ना, एनर्जी का बहुत ज्यादा, कार गाड़ियों का बहुत ज्यादा उपयोग करना, जीवाश्म ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग करना, है ना, फॉसिल फ्यूल का बहुत ज्यादा उपयोग करना, तो ये भी एक कारण है। संसाधनों का अधिक शोषण, दोहन, है ना, मकान बनाने में, उद्योग स्थापित करने के लिए अधिक उपजाऊ कृषि भूमि का, आपने देखा होगा आजकल कृषि भूमियों का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है मकान बनाने के लिए, है ना, प्लॉटिंग हो रही है बहुत ज्यादा। अत्यधिक जन्म दर तथा बढ़ती हुई जनसंख्या भी अनियोजित पर्यावरण को बहुत, मतलब अनियोजित पर्यावरण का एक कारण है। मतलब ये सारे कारण है जिनसे पर्यावरण का संतुलन क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है, ठीक है। ये आपसे पूछे तो जो आप लिख सकते हो, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी बात इसके अंदर है नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास। अब बड़े क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपके पास हो रही है, जो बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव में पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव में पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अब पाचन तंत्र के बारे में बताना है, आप सभी ने पढ़ा होगा, 5 नंबर का ये प्रश्न है, ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे आप लिख सकते हो, बस वो कहानी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आपको समझाने का मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको मतलब ये है कि आप किस तरीके से कर सकते हो। तो पाचन तंत्र जो होता है मानव का, वो 2 प्रकार से, जो पाचन तंत्र होता है, आप ऐसे लिखोगे सबसे पहले, पाचन तंत्र करता क्या है? तो पाचन तंत्र क्या करता है? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ता है। सबसे पहले पाचन तंत्र की परिभाषा क्या लिखोगे आप? भाई पाचन तंत्र क्या होता है? तो पाचन तंत्र क्या करता है? जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ता है। यह शरीर में जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ता है, ठीक है। ये पाचन तंत्र का काम है, जो बड़े यौगिक है उनको छोटे यौगिकों में तोड़ता है। और पाचन तंत्र जो है वो 2 प्रकार से बटा होता है। ये आपका पाचन तंत्र है, ये 2 प्रकार से बटा होता है। एक तो होता है आहार नाल, एक तो होती है हमारे आहार नाल, और एक होता है आपके पास आहार ग्रंथियां। एक क्या होती है? आहार ग्रंथियां। तो सबसे पहले आहार नाल है, और उसके अंदर जो ग्रंथियां काम में आती है पाचन के लिए वो होता है। तो पाचन तंत्र इस प्रकार से बटा होता है, इस प्रकार से आप लिखोगे। फिर सबसे पहले अपन किसकी चर्चा करेंगे? आहार नाल की चर्चा करेंगे। और आहार नाल में सबसे पहला जो पोर्शन आता है वो आता है मुख गुहा। क्या आता है? मुख गुहा। तो आहार नाल सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपन, ये आहार नाल है, ठीक है। और आहार नाल में सबसे पहला जो पोर्शन है आहार नाल का वो आता है मुख गुहा। मुख गुहा क्या आता है? मुख गुहा। सबसे पहला पोर्शन कौन सा आता है? मुख गुहा। अब मुख गुहा में क्या होता है? तो आप सभी को पता है मुख गुहा में जीभ होती है। जीभ भोजन को क्या करती है? मथने का काम करती है, पाचन के लिए तैयार करती है। जो और जीभ में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो टाइलिन और एक लाइसोजाइम। ये भोजन का पाचन नहीं करते हैं, ये भोजन को पाचन करने के लिए तैयार करते हैं, ठीक है, टाइलिन और लाइसोजाइम। और उसके बाद उसके अंदर होते हैं दांत, और दांत भोजन को काटने और फाड़ने का काम करते हैं, चीरने का काम करते हैं। परंतु मुख गुहा में कोई पाचन नहीं होता है, मुख गुहा में पाचन नहीं होता, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो भोजन को मथने का काम कौन करता है? जीभ। और आपके पास दांत क्या करते हैं? भोजन को काटने का कार्य करते हैं। तो ये लिखा हुआ है मुख गुहा में तालु, जीहा तथा दांत होते हैं। तालु मुख की छत बनाता है, मुख का नासा कक्ष से पृथक करता है। जीहा पेशी होती है जिस पर स्वाद ग्रहण हेतु स्वाद गलिकाएं पाई जाती है। जीभ सिर्फ भोजन का स्वाद बताता है ना, और उसको भोजन को मथने का काम करता है, ठीक है, इतना आप लिख दोगे।
दांत जबड़े पर दंत कोष्ठ में लगे होते हैं। एक वयस्क मानव के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं, है ना। और मुख 32 दांत होते हैं टोटल, आपको पता है, एक जबड़े में 16, दूसरे में 16। मुख गुहा में कई दांत और एक पेशी जीवा होती है, प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होते हैं। इस तरह की व्यवस्था को गर्तदंती कहते हैं। मतलब दांतों की व्यवस्था इस प्रकार बनी होती है, इसको गर्तदंती व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। ये सब अपन मुख गुहा के बारे में पढ़ रहे हैं। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में 2 तरह के दांत आते हैं, एक अस्थायी दांत और एक दूध के दांत, है ना। और अस्थायी दांत, दूध के दांत, और एक स्थायी दांत। अस्थायी दांत वो होते हैं जो आपके आते हैं और फिर वापस खत्म हो जाते हैं, फिर वापस नए आते हैं, ठीक है। और इस तरह की दांत व्यवस्था को द्विबार दंती कहते हैं। वयस्क मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं, जिनके 4 प्रकार हैं और पाचन में यही काम आते हैं। आपको पता है 4 दांत होते हैं, कृतंक, कर्दनक, अग्र चवंडक और चवंडक। और इनका दंत सूत्र जो होता है वो होता है 21-23/21-23, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये दंत सूत्र होता है। मतलब कृतंक एक जबड़े के एक भाग में 2 होते हैं, तो 2 एक जबड़े में 4 हो गए, टोटल कितने हो गए 8, है ना। तो इस प्रकार से ये दंत सूत्र होता है। और दांत भोजन को क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। ये दंत सूत्र हो गया आपका। उसके बाद दांत भोजन को काटने चीरने का काम करते हैं। अपन को दांतों के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि पाचन तंत्र को सिर्फ लिखना है अपने को, जो एग्जाम में काम आए। अब मुख गुहा का काम समाप्त हो गया। मुख गुहा में जीवा ने भोजन को सिर्फ क्या करा है, मथने का काम किया, दांत ने भोजन को काट दिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो आता है ग्रसनी। कौन आता है, ग्रसनी। ग्रसनी का काम सिर्फ इतना सा है, ये भोजन को मुख गुहा से ग्रास नली में लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है, ग्रास नली में। तो ग्रसनी भोजन को कहाँ लेके जाती है, ग्रास नली में। तो आगे बढ़ते हैं।